नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। केंद्र सरकार ने यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार के इर्द गिर्द अब कानून और संविधान का शिकंजा कस दिया है। जो 19 मई को अध्यादेश जारी किया है केंद्र सरकार ने, उसके बाद अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार को भ्रष्टाचार के आरोपों से, उसकी जांच से और उसके बाद उसकी सज़ा से बचाना लगभग असंभव हो गया है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल ज़्यादा परेशान है, इसीलिए अरविंद केजरीवाल ज़्यादा शोर मचा रहे हैं, इसीलिए अरविंद केजरीवाल अलग अलग पार्टियों के नेताओं से मिलकर समर्थन मांग रहे हैं। उनको इस समय हर पार्टी से समर्थन चाहिए, चाहे वो उन पार्टियों से भी जिनको वो करप्ट बताते रहे, जिनको भ्रष्टाचारी बताते रहे, जिनसे हाथ मिलाने को तैयार नहीं थे, उनसे समर्थन मांग रहे हैं। इससे अंदाज़ा लगा लीजिए अरविंद केजरीवाल की स्थिति क्या है। अब उनका ये कहना है कि जो ऑर्डिनेंस आया है, उनको भी मालूम है, सबको मालूम है कि संसद से पास कराना ज़रूरी है। जो नियम है, जो संवैधानिक व्यवस्था है, उसके अनुसार ऑर्डिनेंस आने के बाद जो भी संसद का सत्र हो, उसके 6 हफ्ते के भीतर, 42 दिन के भीतर उसको संसद के दोनों सदनों से मंजूरी दिलाना ज़रूरी होता है। अब दोनों सदनों से मंजूरी दिलाना ज़रूरी होता है तो जाहिर है कि लोकसभा में बीजेपी का भारी बहुमत है, 303 सीटें अकेले हैं, एनडीए को मिलाकर और ज़्यादा हैं। समस्या कहाँ आएगी? राज्यसभा में। इसी पर उम्मीद टिकी है अरविंद केजरीवाल की। हालांकि मेरा मानना है कि वो भी उम्मीद उनकी जो है वो बेवजह की है, उसका कोई आधार नहीं है। उसकी वजह यह है कि राज्यसभा की कुल सीटें हैं 245। वैकेंसीज़ को छोड़ दें तो इस समय जो इफ़ेक्टिव स्ट्रेंथ है राज्यसभा की है वो 238 यानी 238 में मेजॉरिटी के लिए 120 वोट चाहिए बीजेपी को, ये इस ऑर्डिनेंस को पास कराने के लिए, जब ये विधेयक बनकर सदन में पेश होगा। भाजपा और उसके सहयोगी दलों को मिलाकर यानी एनडीए के 110 वोट हैं। 110 राज्यसभा सदस्य एनडीए के हैं। 2 सीटें नॉमिनेटेड कैटेगरी में खाली हैं, जिनको सरकार चाहे तो वोटिंग से पहले भर सकती है, तो 112 हो जाएंगे। उसको 8 वोट की और ज़रूरत होगी। 2 ऐसे सहयोगी हैं जो हर संकट के समय उसका साथ देते रहे हैं, पिछले 2019 से कम और 2014 से भी कम। बीजेडी की बात कर लें तो 2014 से ही बीजेडी के 9 राज्यसभा सदस्य हैं और जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईआरसीपी के 9 सदस्य हैं, यानी 18। तो 8 चाहिए, 18 मौजूद हैं, यानी 10 का बफर है। अगर इनमें से कुछ 1-2 कम भी होते हैं, उसके अलावा टीडीपी का 1 है। चंद्रबाबू नायडू तो जो है खुद पैदल चलकर लेकर आ जाएंगे अपने राज्यसभा सदस्य को वोट दिलाने के लिए भाजपा के पक्ष में, जिस तरह से वो लगे हुए हैं कि किसी तरह से भाजपा से अलायंस हो जाए। तो संसद से पास होने में इस ऑर्डिनेंस के कोई समस्या नहीं है। अब देखिए कि क्या किया। जो बीच का समय था, 11 मई को फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का और 19 मई को ये अध्यादेश आया। 8 दिन में तबाही मचा दी अरविंद केजरीवाल ने। विजिलेंस के दफ्तर में रात में जाकर धावा बोलना, फाइलें जो है वो नष्ट करना, उनकी फ़ोटोकॉपी लेना, अधिकारियों का ट्रांसफ़र, उनको परेशान करना। 8 वरिष्ठ अधिकारियों ने एलजी को शिकायत दी है लिखकर, और इनमें से 8 में से 6 हैं जिन्होंने इसी 8 दिन के दौरान शिकायत की है कि उनको दिल्ली की सरकार के मंत्री और पंजाब पुलिस परेशान कर रही है, उनके घर वालों को। इससे आप अंदाज़ा लगाइए अरविंद केजरीवाल के हाथ में अगर ये अधिकार आ जाए तो वो क्या करने वाले हैं। बंदर के हाथ में उस तरह आने पे जो हाल होता है वही हाल होता। इसलिए केंद्र सरकार का ये फैसला निश्चित रूप से बहुत समझदारी भरा और बहुत ही दूरगामी दृष्टि से लिया गया फैसला है। बार बार कह रहा हूँ, आपको भी पता है कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है। जब भी ये बात होती है कि क्या चुनी हुई सरकार के पास सर्विसेज नहीं होनी चाहिए, यानी अधिकारियों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग का अधिकार नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन जो पूर्ण राज्य है उनको, दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है। देश में जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं उनमें से सिर्फ 2, दिल्ली और पौंडीचेरी ऐसी हैं जिनको विधानसभा भी मिली हुई है। तो विधानसभा जब मिली थी 1991 में
जब संसद से प्रस्ताव पास हुआ था, तब इस उम्मीद से कि लोकल एस्पिरेशंस को, जो स्थानीय लोग हैं उनकी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए, इसमें उनके पास सर्विसेज होंगी, ट्रांसफ़र पोस्टिंग का अधिकार होगा, ये सब होगा, इसकी कल्पना नहीं की गई थी, न तो इसकी व्यवस्था है। संविधान का अनुच्छेद 239 AA वो बड़े स्पष्ट रूप से कहता है कि दिल्ली की सरकार को पूरे दिल्ली पर नियंत्रण का अधिकार नहीं दिया जाता। इससे बहुत स्पष्ट है कि उसकी सीमाएं क्या है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है 5 जजों की जो पीठ ने दिया, संविधान पीठ ने, उसने भी सरकार का ये कहना है, सरकार ने रिव्यू पिटीशन भी फाइल कर दिया है और एक एक करके गलतियां बताई हैं कि क्यों ये फैसला गलत है और क्यों इसको बदला जाना चाहिए। अब ये रिव्यू पिटीशन का क्या फ़ैसला होता है, इसका फ़ैसला तो अब, इसका पता तो अब जुलाई में चलेगा जब इसकी सुनवाई होगी। लेकिन उससे पहले सवाल ये है कि क्या सरकार का ऑर्डिनेंस लाना संविधान सम्मत है। पहली बात तो ये है कि सरकार को इस बात का, केंद्र सरकार को अधिकार है और राज्य सरकारों को भी है कि जब संसद का या विधानसभा का सत्र न चल रहा हो, उस दौरान अगर कोई अर्जेंट मैटर हो, ऐसा मामला हो जिसकी तात्कालिक आवश्यकता हो, तो वो ऑर्डिनेंस के जरिए कानून ला सकती है। लेकिन वही बात कि 42 दिन के, संसद के अगले सत्र में 42 दिन के अंदर इस ऑर्डिनेंस को विधेयक के रूप में पेश करके इसको संसद के दोनों सदनों से या विधानसभा के दोनों सदनों से पास कराना ज़रूरी है। तो ये जहाँ तक संवैधानिक व्यवस्था का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि इसमें केंद्र सरकार को कोई दिक्कत आने वाली है। दूसरी बात, जो संविधान पीठ का फैसला है उसी में मेजॉरिटी का जजमेंट, 5 जजों की पीठ थी, मेजॉरिटी यानी 3 जजों ने ये कहा है कि अगर संसद कोई प्रस्ताव लाकर कानून में संशोधन करती है और अधिकार दिल्ली सरकार के अधिकार LG को देती है, यानी दिल्ली सरकार के अधिकारों को सीमित करती है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। जो संसद का प्रस्ताव होगा वो मान्य होगा और उसके अलावा समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए निर्देश उनको भी मानना पड़ेगा, दोनों अथॉरिटीज़ को, मतलब LG को भी और जो चुनी हुई सरकार है यानी अरविंद केजरीवाल का जो मंत्रिमंडल है उसको भी। और दूसरा, जो सरकार ने इस ऑर्डिनेंस के जरिए नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी बनाई है, उसको, उसमें भी 3 सदस्यीय समिति होगी जिसके चेयरमैन मुख्यमंत्री होंगे। उस समिति की रिकमेंडेशन जो है LG के पास जाएगी। LG चाहे तो उस रिकमेंडेशन को लौटा सकते हैं कि इसको संशोधित कीजिए, बदलिए। अगर दोनों में विवाद होता है, यानी इस कमेटी में और LG की जो रिकमेंडेशन है उसमें, जो सिफारिश है उसमें, उस विवाद की हालत में LG की जो बात होगी वही मान्य होगी। इस तरह से आप देखिए तो LG के पास जो अधिकार पहले थे, इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के बाद और सरकार के ऑर्डिनेंस के बाद जो है LG के अधिकार एक तरह से और बढ़ गए। मतलब बहुत साफ है, केंद्र सरकार बार बार ये संदेश दे रही है अरविंद केजरीवाल को और जो भी जानना चाहे उनको कि दिल्ली एक पूर्ण राज्य नहीं है। पूर्ण राज्य को जो अधिकार मिलते हैं वो दिल्ली को नहीं मिल सकते। जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं, फेडरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, उनको इस बात को ध्यान में रखकर ही अपनी बात कहनी चाहिए। दिल्ली की तुलना अगर दूसरे राज्यों से करेंगे तो गलत नतीजे पर पहुंचेंगे, क्योंकि दूसरे राज्य पूर्ण राज्य हैं, उनको सारे अधिकार मिले हुए हैं, संविधान से मिले हुए हैं। उनके पास पुलिस भी है, उनके पास लैंड भी है, उनके पास लॉ एंड ऑर्डर भी है और सर्विसेज भी हैं, सब कुछ है जो एक चुनी हुई सरकार के पास होना चाहिए। दिल्ली कायदे से एक म्यूनिसिपैलिटी है जिसका मेयर होना चाहिए। दुनिया भर में, दुनिया के तमाम देशों में जहाँ भी डेमोक्रेसी है, वहाँ जो नेशनल कैपिटल होती है यानी देश की राजधानी होती है, वहाँ मेयर होता है। वहाँ विधानसभा नहीं होती या विधानसभा जैसी कोई व्यवस्था नहीं होती। वहाँ का मेयर होता है, उस सिटी का मेयर होता है जो बड़ा पावरफुल होता है। उसके पास सिविक अधिकार होते हैं, सिविक कामों को कराने के अधिकार होते हैं। उसमें हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन, ये सब चीज़ें आती हैं। दिल्ली में जब 91 में ये प्रस्ताव आया था, नरसिम्हा राव की सरकार लेकर आई थी दिल्ली को विधानसभा देने के लिए,
तभी ये कहा गया था कि ये स्थानीय लोगों के एस्पिरेशन को पूरा करने के लिए है। और उसी में स्पष्ट किया गया था, फिर से दोहरा रहा हूँ, उसी में स्पष्ट किया गया था कि दिल्ली की जो सरकार बनेगी, दिल्ली की जो विधानसभा होगी, उसको पूरे राज्य पर नियंत्रण का अधिकार नहीं होगा। तो संविधान भी कहता है, सरकार भी वही बात कह रही है। सीधी सी बात एक है कि दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेटर, दिल्ली का मुख्य कर्ता धर्ता लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, मुख्यमंत्री नहीं होता। ये बात अरविंद केजरीवाल को जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना अच्छा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को अगर ये बात समझ में आ जाएगी तो उनके अधिकार का क्या होगा, उनकी मनमानी का क्या होगा, उनकी जो तानाशाही है उसका क्या होगा। और सबसे बड़ी बात है, ये जो ऑर्डिनेंस आया है, ये अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचार के आरोपों से बचने से रोकने के लिए आया है। इसमें यह भी व्यवस्था है कि जो भी भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच है वो चलती रहेगी, उसको दिल्ली सरकार चाहकर भी रोक नहीं पाएगी। तो इसलिए, और भ्रष्टाचार के नए आरोपों की जांच भी वो एलजी के निर्देश पर होगी। एलजी जिससे जांच कराना चाहेंगे कराएंगे, या तो जो है डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कराएं, विजिलेंस की इंक्वायरी कराएं, या फिर सीबीआई को केस दे दें। ये सब कुछ फैसला करने का अधिकार एलजी को होगा। तो एलजी के पास ज़्यादा पावर होने का मतलब है अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार का जो घड़ा है वो लगातार भरता जा रहा है, वो किसी दिन भी फूट सकता है। और इसी का डर सता रहा है अरविंद केजरीवाल को, इसीलिए दर दर सहायता मांगते हुए घूम रहे हैं। जो पार्टियां उनके समर्थन की घोषणा कर रही हैं या समर्थन का आश्वासन दे रही हैं, वो भी जानती हैं कि संवैधानिक व्यवस्था क्या है। उनको भी मालूम है कि इस ऑर्डिनेंस को संसद से पास कराने में रोकने की उनकी शक्ति नहीं है, लेकिन सब ज़बानी जमा खर्च कर रहे हैं। समर्थन का आश्वासन दिया जा रहा है, समर्थन की बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, होने नहीं देंगे, ऐसा हो नहीं सकता। सवाल यह है कि संसद में कोई बिल, कोई प्रस्ताव पास होगा या नहीं होगा, इसका फैसला संख्या के आधार पर होता है। जिसके पास बहुमत है उसका प्रस्ताव माना जाएगा। तो लोकसभा हो या राज्यसभा, दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है। और जब इससे कम था बहुमत, खासतौर से राज्यसभा में, तब भी बड़े बड़े प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी ने पास कराए हैं। जम्मू कश्मीर से जो है अनुच्छेद 370 हटाना हो, या उसके अलावा 3 तलाक का मुद्दा हो, तमाम ऐसे जो है सीए का मामला हो, ऐसे तमाम बड़े कदम उठाए हैं केंद्र सरकार ने, जिस समय केंद्र सरकार के पास राज्यसभा में बहुमत नहीं था, इसके बावजूद पास हुआ। सबसे मुश्किल में, सबसे खराब हालत में है कांग्रेस पार्टी। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि समर्थन करें या विरोध करें। उसके कुछ नेताओं ने विरोध किया, अरविंद केजरीवाल का कुछ नेताओं ने समर्थन किया। आखिर में उनके जो महामंत्री हैं, राष्ट्रीय महामंत्री केसी वेणुगोपाल को उनको बयान जारी करके कहना पड़ा कि अभी पार्टी ने इस पर कोई औपचारिक फैसला नहीं लिया है, हम जल्दी ही इस पर कोई औपचारिक फैसला लेंगे, लेकिन हम इस बात के खिलाफ हैं कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों को परेशान करे। ये बड़ा जनरल सा बयान है जिसका कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस की दिक्कत ये है कि वो आम आदमी पार्टी के साथ चलना नहीं चाहती। मुश्किल ये है कि अगर ऐसा करती है तो जो विपक्षी एकता की बातें चल रही हैं उसमें रुकावट आती है। तो उसके लिए एक तरफ कुआं एक तरफ खाई है। आम आदमी का पार्टी का साथ ले तो उसको अपने कार्यकर्ताओं को बताना मुश्किल होगा कि दिल्ली और पंजाब में जिसने आपकी सत्ता छीन ली, जिसने आपका जनाधार छीन लिया, उसी का समर्थन आप क्यों कर रहे हैं, उसको ताकतवर क्यों बना रहे हैं। तो ये कांग्रेस की जो है मुश्किल अभी आने वाले समय में जारी रहेगी, कम से कम 2024 लोकसभा चुनाव तक। और ये जो विपक्षी एकता की बात हो रही है, इस तरह के मुद्दों पर अगर समर्थन की बात होगी तो निश्चित रूप से आप मान कर चलिए कि उसका कोई बड़ा प्रभाव आम लोगों पर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचारियों को बचाने की किसी कोशिश का आम आदमी के मन में कोई सिंपैथी नहीं होती, ऐसे लोगों से कोई समर्थन नहीं होता। अरविंद केजरीवाल उसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां भ्रष्टाचार के आरोप कब साबित होंगे अदालत में, ये बात की बात है। परसेप्शन में, धारणा में ये स्थापित हो गया है कि उनकी पूरी सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी हुई है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।